Welcome back to Arts of Life Coaching, Training and Education. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। इसके पहले के दो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए। पार्ट 1 में मैंने 5 क्वेश्चंस लिए, पार्ट 2 में मैंने 11 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। अभी हम पार्ट 3 में एंटर करने वाले हैं और पार्ट 3 में जो बचे खुचे एमसीक्यूज हैं उन सभी एमसीक्यूज को आप अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और सारे एमसीक्यूज के पीछे के छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझ के सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके गाइज, तो चलिए आज हम पार्ट 3 में एमसीक्यूज के पूरी सीरीज को खत्म करते हैं, है ना। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं गाइज। वो कहते हैं ना कि जीवन में प्रॉब्लम का आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना इट्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। तो चलिए गाइज, आप लोगों को फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो या कोई भी चीज नहीं पढ़नी हो या कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में डालो। आई विल डेफिनेटली टीच यू गाइज। ओके, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्या बोला यहां पे कि व्हेन 50 ग्राम ऑफ लीड पाउडर, ओके, लीड लिया हुआ है, वो 50 ग्राम लिया हुआ है, इज एडेड टू द 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या दिया है? ब्लू कॉपर का सल्फेट सोल्यूशन, ब्लू कलर का होता है भाई। उसमें हमने क्या डाला हुआ है? लीड डाला हुआ है। इसका मतलब यहां पे लीड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होने जाने वाला, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होने जा रहा है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, अ सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। क्या दिया है? सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। अब देखा जाए तो इसको यहां पे ये 50 ग्राम, ये 300 ml देने की वैसी भी जरूरत नहीं। वो डायरेक्ट बोल सकता था कि भाई लीड जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, डायरेक्टली भी बताता तो भी चलता था, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, अब क्वांटिटी दी है तो दी है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं कि पीबी जो है वो CuSO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली ये भाई आपको लीड सल्फेट और कॉपर का रिप्लेसमेंट देगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा मैं बता देता हूं बेटा, क्योंकि ये जो पीबी है, लीड जो है, और ये जो कॉपर है, इन दोनों में एक चीज है भाई जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। लीड जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव होता है और कॉपर जो होता है वो लीड के मुकाबले लेस रिएक्टिव होता है। और हमको पता है एक प्यारी सी डेफिनेशन कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब लो रिएक्टिव एलिमेंट को या एटम को रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अगर दो ऐसा एटम डिस्प्लेस हो रहे हो तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे तो सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट को एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है या फिर सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो हमको तो क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कहां है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए गाइज, कभी कभी डायरेक्ट कंसेप्ट पता होने के सबसे अच्छे बेनिफिट ये होते हैं कि डायरेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहली बात तो देखो यहां पे इसने पहली हिंट दे दी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहां पे कोई तो भी किसी को डिस्प्लेस करने वाला है। किसने किसको डिस्प्लेस किया बाबा? XY पहले है, यहां पे Z है, यहां पे XZ आया है। इसका मतलब Z ने Y को डिस्प्लेस किया है। क्या किया है? Z ने Y को डिस्प्लेस किया। इतना कंसेप्ट तो समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? ओके, इसमें से क्या सही है और क्या गलत है भाई देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं यहां पे? ऑप्शन ए दिया है। अच्छा, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, टाइप्स ऑफ आयन ऑफ Z। Z का आयन, ओके ठीक है, इन अ प्रोडक्ट, ओके डन है, वेरी गुड।
और यहाँ पे क्या बोला है, स्टेबिलिटी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो यहाँ पे वो चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ है बेटा, यहाँ पे X जो है वो पॉजिटिव आयन है, Y जो है वो निगेटिव आयन है, और Z है, थोड़ा सा इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, X वो पॉजिटिव है, Z निगेटिव और Y को सेपरेट करते हैं। इसका मतलब क्या, इसको निगेटिव ले लेते हैं हम लोग। ओके, ले लिया मैंने निगेटिव। इसका मतलब क्या कि ये जो Z है ये किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Y को डिस्प्लेस कर रहा है, तभी जाके ये पॉजिटिव कैटायन के साथ मिक्स हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज आयन को बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। इसका मतलब एक एनायन ने दूसरे एनायन को रिप्लेस किया और खुद एनायन की जगह पे जाके बैठ गया। इसका मतलब ये Z क्या हो सकता है, ये Z हो सकता है हमारा एनायन भाई। क्या हो सकता है, एनायन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इलिमिनेट कर लो। हमको पता चल गया कि Z जो है वो एनायन कैटेगरी का है, तो कैटायन तो पॉसिबल नहीं है, कैटायन तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, इलिमिनेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे 50-50 चांसेस बचे हैं। एक कौन सा बचा है, C ऑप्शन, दूसरा बचा है D ऑप्शन। इसमें एनायन तो है, दोनों में एनायन है। अब समझना यह है कि यहां पे क्या बोला है। अब भाई कोई भी एटम हो, जब भी आयोनिक फॉर्म में होता है, डेफिनेटली वो थोड़ा कम स्टेबल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अनस्टेबल होता है। एनायन या कोई भी आयंस हो, अपने रिस्पेक्टिव आयन के साथ जब कंबाइन होता है तभी जाके वो स्टेबिलिटी को अचीव करता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो Z है, ये जब X के साथ आके मिला तो भाई पहले तो ये अनस्टेबल था, लेकिन जैसे ये X के साथ आके मिला वो क्या बन गया, वो स्टेबलाइज हो गया। इसका मतलब ये जो XZ कंपाउंड बना, ये XZ कंपाउंड क्या बन गया, ये स्टेबल कंपाउंड बन गया। इसका मतलब क्या, दो चीजें क्लियर हो रही है कि Z जो है वो हमारा क्या है, एनायन है, और साथ में जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल कंपाउंड बना, एक अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड बना है। तो हमको देखना है कि एनायन के साथ स्टेबिलिटी किसकी अच्छी है। तो एनायन के साथ यहां पे मोर स्टेबल दिखा रहा है, यहां पे लेस स्टेबल दिखा रहा है। तो लेस स्टेबिलिटी तो नहीं होती बेटा, मोर स्टेबिलिटी होती है, अच्छा स्टेबल कंपाउंड बनता है वहां पे। इसका मतलब ऑप्शन C जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन C क्या है, हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा आंसर समझ में आया होगा। और यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो आयोनिक रिएक्शन हो रही है, इस चीज को भी क्लियर रखना अपने पास, ठीक है। चलो तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है रे भाई, देखो तो जरा, थोड़ा सा पहचाना पहचाना लग रहा है, मुझे भी थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है। क्या दिख रहा है, द रेशो, क्या दिया है बेटा यहाँ पे, द रेशो X:Y ऑफ रिएक्टेंट Fe। अच्छा, Fe का रेशो रिएक्टेंट दिया हुआ है भाई, देखो ध्यान से इधर क्या बोल रहा है, रेशो दिया है X एंड Y, किसका किसका, Fe का X में दिया है और H2O का Y में दिया हुआ है, इन द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये केमिकल इक्वेशन है, एक्चुअली ये एरो ऊपर नहीं बेटा, यहां पे होना चाहिए था, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो उसका क्या बोलना है कि आपको X की वैल्यू निकालनी है और Y की वैल्यू निकालनी है। तो कल ही और इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो भाई उसका पार्ट 2 में जाइए, पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये Fe है तो सिर्फ इधर देखो Fe कितना है, इधर कितना है Fe 3 है भाई, 3 है तो सिंपल सी बात है X मेरा 3 होने वाला है। ओके डन, वेरी गुड। उसके बाद H2O में पहले तो H2 देख लो, H2 कितना है, इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर है भाई 8 हाइड्रोजन है, कितने हैं 8। इसका मतलब यहां पे भी हाइड्रोजन को 8 बनाना पड़ेगा, इसलिए यहां पे मुझे 4 बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने 4 बनाया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, मतलब अब मेरा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया है। इसका मतलब मेरा X की वैल्यू क्या आई है 3 और Y की वैल्यू क्या आई है 4। कहां पे है X3 और Y4, X3 और Y4, X3 और Y4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट से ही आपके अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। आपके एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके कंसेप्ट
अच्छे से क्लियर हो। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन बी। चलो, उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। और फिर भी अगर आपको फिर से इस वीडियो में भी बताता हूं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करना आप लोगों को नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे, स्टेप वाइज सिखाएंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए सिखाएंगे। ओके, चलिए तो मूव ऑन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ी लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर ऑफ क्लास 10। ठीक है, मैंने टोटल 15 क्वेश्चन निकाले थे, उन 15 क्वेश्चन में से ये भी लास्ट क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो, देखते ही डर लग रहा है क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमको, है ना। लेकिन बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं भाई, हमारे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए खाली पहले, है कि नहीं। चलो गाइस, तो देखते हैं अभी थोड़ा सा क्या बोल रहा है यहाँ पे। The emission of brown fumes, okay, the emission of brown fumes in the given experimental setup is due to, okay, चलो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप? यहाँ पे बर्नर दिया हुआ, मतलब जलाने का काम हो रहा है। ठीक है भाई, हीटिंग का काम हो रहा है, हीट किया जा रहा है। किसको हीट किया जा रहा है? यहाँ पे लीड नाइट्रेट दिया हुआ है बेटा। ओके, लीड नाइट्रेट को यहाँ पे हीट किया जा रहा है। ओके, तो एक चीज याद रखो, एक कंपाउंड है जिसको हीट किया जा रहा है। अब जब हीट होगा, कल भी मैंने इसके पार्ट 2 में भी ऐसे कुछ एमसीक्यूज थे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी। उसमें मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को कि इस संसार में मोस्ट प्रोबेबल जो पॉसिबिलिटीज है किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने की, वो मोस्ट पॉसिबल पॉसिबिलिटीज है 3। पहला, एक तो आप उसको हीट कर सकते हो और कंपाउंड के जो बॉन्डिंग है या एलिमेंट के बीच का जो बॉन्डिंग है वो तोड़ सकते हो, हीट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसको भाई सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाओ, तब भी उसके बॉन्ड टूटने के चांसेस अच्छे होते हैं। और हीटिंग से और सनलाइट से, दोनों से अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैंने बताया था बस इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे दो। जैसे आप बिजली के झटके दे दोगे उनका बॉन्ड पक्का टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ना झटका दिया जा रहा है, ना यहां पे सनलाइट पे रखा जा रहा है। तो यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे हीट किया जा रहा है। और हीट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या? यहां पे थर्मल, मतलब हीट का यूज किया जा रहा है। अगर यहां पे हीट का यूज करके बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन। और ये हीट की वजह से हो रहा है, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब ये लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो भाई यहां से एक बहुत बढ़िया गैस बाहर निकलेगी। उस गैस का नाम है बेटा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। के जो यहां पे भाप निकल रही है ना, ये देखो, ये फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स जो बोल रहा है, वो किसका निकल रहा है? वो निकल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक ऑप्शन नहीं देखा, बाद में देखते बैठेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां क्या बोल रहा है कि लीड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हो रही है, इसका मतलब यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जिसका कलर कौन सा होता है? ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर होता है। वो वहां ब्राउन कलर के फ्यूम्स उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब से निकल रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन में सबसे पहले तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो चलो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन को ढूंढो। तो यहां मुझे पहला ऑप्शन में दिख रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरे ऑप्शन में भी मुझे थर्मल डिकम्पोजिशन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीडेशन का है, चौथा ऑप्शन भी ऑक्सीडेशन, इलिमिनेट। कितना बढ़िया है यार एलिमिनेशन टेक्निक, सच में। जिसको एलिमिनेशन टेक्निक आना लग गया ना, अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक काफी आसान तरीके से आने लग गई, आपका तो भाई मतलब कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई दो जो ऑप्शन है वो तो वैसे एलिमिनेट हो गए, बचे क्या? दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑफ अ लीड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। दूसरा भी देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, या ऑफ कोर्स हो रहा है व्हिच प्रोड्यूस द ब्राउन फ्यूम ऑफ लीड ऑक्साइड। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं,
लीड ऑक्साइड नहीं निकलता, क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। और यहां पे हमारा ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। बस भाई टिक मार्क कर दो, ऑप्शन तुम्हारा, आंसर तुम्हारा, मार्क्स तुम्हारे, खुशी ही खुशी है ना। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये तीनों पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ये तीनों पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और ये सारे के सारे 15 एमसीक्यूज हमने जो पढ़े हैं वो है केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन क्लास 10 का। अगर कोई क्लास 9 के भी स्टूडेंट है, अगर वो भी ये रिएक्शंस देखना चाहते हो तो भाई मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा आपको, आपने अगर अंत तक ये वीडियो काफी डिटेल में देखी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयरिंग एंड सब्सक्रिप्शन जरूर करना मेरे दोस्तों, एंड मोटिवेट अस।